खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि मोदी के राज में दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में किसान और बेरोजगार युवा हैं, तो दूसरी तरफ कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो मुनाफा कमा रही हैं। एक तरफ देश का 50% धन 100 लोगों के पास है और दूसरी तरफ लाखों लोग गरीबी का शिकार हैं। राहुल की यह बात इस वक्त देश में चल रही दो यात्राओं को देखकर सच लगने लगी है। एक यात्रा है भारत को जोड़ने की, तो इस यात्रा के पूरे होने के साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है वाले पुराने नारे पर सच की मुहर लग जाएगी। यानी एक तरफ यह पदयात्रा है जो तमाम तकलीफें उठाकर की जा रही हैं ताकि देश की आम जनता के दुख दर्द को उनके बीच जाकर समझा जाए, देखा जाए, महसूस किया जाए। और एक दूसरी यात्रा है विलासिता की। विलासिता का मतलब तो आपको पता होगा ही, जी हां, जिसे अंग्रेजी में लग्जरी कहते हैं, यानी सुख भोगने वाली यात्रा। दरअसल गंगा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज यात्रा को शुरू किया गया है। इस क्रूज का नाम है गंगा विलास। इसके नाम से ही जाहिर है कि यह यात्रा आम लोगों की कतई नहीं है। यह केवल उन 2-3% अमीर लोगों की यात्रा हो सकती है जिनके पास एक दिन में 50-50 हजार रुपए खर्च करने की कैपेसिटी हो। इस यात्रा में दुख और तकलीफों का साया भी नहीं होगा, बल्कि केवल विलासिता पूर्ण सुविधाएं यात्रियों के लिए हैं जिन्हें वे ऊंचे दामों पर खरीदेंगे। गंगा विलास क्रूज में उस हिंदुस्तान के लोग बैठ पाएंगे जिनके अच्छे दिन मोदी जी के कारण आए हैं, यानी अमीर लोग ही इसमें बैठ पाएंगे। जबकि राहुल की पदयात्रा में गरीब अपनी तकलीफों के कारण साथ आ रहे हैं और अमीर अपनी मर्जी से उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा सबके लिए है। गंगा विलास की यात्रा केवल विलासिता का जीवन जीने वालों के लिए है। एक देश में बन चुके दो देशों के इसी अंतर पर राहुल गांधी बार बार चिंता जतला रहे हैं और अब उन्होंने बता दिया है कि वे भारत को जोड़ने का और इस देश के आम लोगों की तकलीफें दूर करने का अपना मिशन जारी रखेंगे। हालांकि देश का जो माहौल है उसमें यह नजर आ रहा है कि राहुल के इस मिशन में कई चुनौतियां हैं, लेकिन राहुल का संकल्प लोगों में नई उम्मीद भर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने देश के भविष्य के लिए योजना तैयार कर ली है, कि किस तरह वे मौजूदा समस्याओं से निपटेंगे। क्या संघ और बीजेपी की रणनीतियों के कारण राहुल गांधी की राह में कठिनाइयां बढ़ेंगी। लेकिन पहले देखते हैं गंगा विलास क्रूज को लेकर क्या है पीएम मोदी की महत्वाकांक्षाएं। 13 जनवरी को वाराणसी के रविदास घाट से पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दूं कि ये क्रूज 51 दिनों के सफर में अलग अलग जगहों के 50 पर्यटक स्थलों से गुजरेगा। ये क्रूज भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और इसके साथ ही बांग्लादेश से होकर भी गुजरेगा। इस क्रूज को अपने संसदीय क्षेत्र से रवाना करते हुए मोदी जी ने कहा कि गंगा जी हमारे लिए जल का स्रोत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी हैं। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का अभियान चलाया। इस क्रूज से गंगा किनारे के शहरों में आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा। तो ऐसा दावा पीएम मोदी ने किया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि पर्यटन के इस क्षेत्र को विकसित करने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ा, क्योंकि इस जहाज को भारत में ही बनाया गया है और इसकी साज सज्जा भारतीय संस्कृति के हिसाब से की गई है। तो गंगा विलास भारत में ही बना है, ये खुशी की बात है। वैसे मोदी सरकार को यह भी बता देना चाहिए कि ये आत्मनिर्भरता क्या पिछले 8 सालों में ही मिली है, यानी क्या ये जहाज किसी ऐसे कारखाने में तैयार हुआ है जो मोदी सरकार ने लगवाया है, या फिर ये पिछली सरकारों के कामकाज का परिणाम है। खैर, मोदी सरकार के हिसाब से तो देश में जो कुछ भी हुआ है पिछले 8 सालों में ही हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि इस 3 मंजिला जहाज में कुल 18 स्वीट्स यानी लग्जरी कमरे हैं। हर कमरे में कन्वर्टिबल बेड है, फ्रेंच बालकनी है, एयर कंडीशनर, सोफा, एलईडी टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसी तमाम सुविधाएं हैं। जहाज पर जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, निजी बटलर सेवा और यात्रियों के लिए विशेष संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम है। मतलब महलों जैसी सुख सुविधाएं इस सफर के यात्रियों को मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस सफर के पहले यात्री विदेशी हैं, लेकिन क्रूज
2 सालों के लिए बुक हो चुका है दोस्तों। तो शायद आने वाले वक्त में भारत के अमीर लोग भी इसका आनंद उठाते हुए आपको दिखेंगे। वैसे भी मौज मस्ती की सुविधाएं अमीरों को ही उपलब्ध हैं। विलासिता जैसे शब्द गरीबों की डिक्शनरी में फिट नहीं बैठते हैं। बस एक ही बात खटक रही है कि गंगा तो मोक्षदायिनी नदी कही जाती है, जो हमारे पापों को धोकर हमें मुक्त करती है। तो भला इस नदी का संबंध विलासिता से कैसे हो सकता है? खैर, इस सवाल को मोदी हैं तो मुमकिन है जैसे तब जवाब से काटा जा सकता है। कुछ साल पहले प्रयागराज कुंभ मेले में भी इसी तरह की विलासिता देखी गई थी। हमारी प्राचीन धार्मिक संस्कृति को क्या ऐसी विलासिता से ठेस नहीं पहुंच रही है? यह सवाल हिंदुत्व के रक्षकों को उठाना चाहिए था, लेकिन अभी उनके लिए अगले चुनाव पर फोकस करना ज्यादा जरूरी लग रहा है, जिसकी झलक मोहन भागवत ने दिखा दी है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक इंटरव्यू में हिंदू संगठनों की आक्रामकता को सही ठहराने के लिए 1000 साल से जारी युद्ध की दलील दे रहे हैं और सलाह देते हैं कि मुसलमानों को श्रेष्ठता बोध से निकलना चाहिए कि कभी उन्होंने इस देश पर शासन किया था। मोहन भागवत का ये कथन संविधान की उस भावना के खिलाफ है जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देती है। जिस इतिहास की बात मोहन भागवत कर रहे हैं, उसमें लड़ाई हिंदू या मुसलमानों के बीच नहीं थी, बल्कि अलग अलग राजाओं की अपना साम्राज्य बढ़ाने और बचाने की लड़ाई थी, जिसमें हिंदू राजा के सैनिक मुसलमान भी होते थे और मुसलमान राजा की सेना में हिंदू सैनिक भी होते थे। सत्ता की इस लड़ाई को धर्म का रंग अपनी सुविधा से दिया गया और अब भी यही खेल खेला जा रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, क्योंकि गुजरात में उसे भले जीत मिल गई, लेकिन हिमाचल में हार उसके लिए बड़ा झटका है। साथ ही इस बात की चेतावनी भी है कि वो कांग्रेस को हल्के में न ले। वैसे भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस की नई पहचान जनता के बीच बन रही है और इसका फायदा अगले चुनावों में मिल सकता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करने में संघ जुट गया है, बल्कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तो ये नफरती एजेंडा सेट भी हो गया है। जैसे कर्नाटक में इस साल चुनाव होना है और एक रिपोर्ट में पता चला है कि यहां हेट स्पीच में काफी बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक के तटीय जिलों में सांप्रदायिक घटनाओं का एक क्रॉनिकल शीर्षक से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में सांप्रदायिक हिंसा की 174 घटनाएं हुई। इनमें हेट स्पीच की 86 घटनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद जैसे दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठनों से हेट स्पीच के मामले सामने आए हैं। तो कर्नाटक का जो सच रिपोर्ट के जरिए सामने आया है, उसी के खिलाफ तो राहुल गांधी अपनी यात्रा में लगातार लोगों को आगाह करते रहे हैं। इसके साथ ही वे मीडिया पर भी तंज कसते हैं ताकि पत्रकार अपने कर्तव्यों को याद रखें। राहुल ने हमेशा कहा है कि मीडिया का रिमोट कहीं और है, जो देश के जरूरी मुद्दों को पत्रकारों को उठाने नहीं दे रहा है, बल्कि दिन रात हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चर्चा के लिए मजबूर कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है जो राहुल गांधी की बात को सही ठहराती है। शुक्रवार को हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइव डिबेट के दौरान कई बार एंकर हेट स्पीच का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि या तो वो पैनल में बैठे किसी शख्स की आवाज को म्यूट कर देते हैं या उन्हें उनका पक्ष रखने की अनुमति ही नहीं देते हैं। अदालत ने कहा है कि मीडिया के लोगों को यह समझना चाहिए कि वे बेहद अहम जगह पर बैठे हैं और उनकी बातों का समाज पर असर पड़ता है। तो यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है। पिछले साल सितंबर में भी हेट स्पीच के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीवी पर अभद्र भाषा को रोकना एंकरों का कर्तव्य है। इसके साथ ही अदालत ने इस बात पर भी हैरानी जताई थी कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैलाई जाने वाली नफरत पर मूक दर्शक बनी हुई है। तो माना जा सकता है कि शीर्ष अदालत यानी सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से इस बात की उम्मीद की होगी कि वो नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश को रोकेगी। लेकिन यहां भी राहुल की बात ही सच लगती है कि मीडिया का रिमोट कहीं और है और कहां है यह सरकार से बेहतर कौन जानता है। खैर, अदालत ने सरकार से जो भी उम्मीद रखी हो, अभी तो अदालत और संसद के बीच एक नए तरह के टकराव का माहौल बन गया है, जिससे संविधान के लिए चिंता होने लगी है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को।
पिछले बुधवार को राजस्थान में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संसदीय संप्रभुता और स्वायत्तता सर्वोपरि है और कार्यपालिका या न्यायपालिका को इससे समझौता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपराष्ट्रपति ने यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम निरस्त किए जाने के मुद्दे को लेकर की। वे पहले भी इसकी आलोचना कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र का सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान में संशोधन का संसद का अधिकार क्या किसी और संस्था पर निर्भर कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि संसद ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मुहर लगेगी तभी कानून होगा? जगदीप धनखड़ ने कहा कि 1973 में एक बहुत गलत परंपरा पड़ी। 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे का विचार रखा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं। आपको बता दूं कि जिस केशवानंद भारती केस को धनखड़ गलत बता रहे हैं, वो दरअसल भारतीय न्याय व्यवस्था में मील का पत्थर मानी जाती है। दरअसल 1972 में केरल के इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती अपनी गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि केरल के भू सुधार कानून के कारण मठ की जमीन चली गई और उससे आमदनी में गिरावट आई। केशवानंद भारती ने इस कानून को अपने संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया था। इस मामले की सुनवाई के लिए पहली बार 13 न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच बनाई गई और 68 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद 7 के मुकाबले 6 के मामूली बहुमत से यह माना गया कि संसद अपने संशोधन के अधिकार का इस्तेमाल कर संविधान की मूल भावना को बदल नहीं सकती है। इस पूरे मामले में सुनवाई का मूल मुद्दा यह था कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित और बदल सकती है, भले इससे मौलिक अधिकार ही खत्म हो जाएं। और अदालत ने यह माना था कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस फैसले के बाद तय हो गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत उन मूलभूत तत्वों में संशोधन नहीं किया जा सकता है जिसके अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, यानी इन सब का संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब साफ है कि केशवानंद भारती केस के फैसले के मुताबिक संविधान को संसद से ऊपर बताया गया है, जिसे अब उपराष्ट्रपति गलत बता रहे हैं। कांग्रेस ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का केशवानंद भारती मामले से जुड़े फैसले को गलत कहना न्यायपालिका पर अभूतपूर्व हमला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि अरुण जेटली जैसे भाजपा के कई कानूनविदों ने इस फैसले की सराहना मील के पत्थर के तौर पर की थी। खैर, कोई फैसला सही है या गलत, इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से ऐसा बयान आना यह बतलाता है कि देश में माहौल बदलने की कोशिश हो रही है और ऐसे वक्त में फिर से राहुल गांधी की पहल ही सही लगती है। राहुल गांधी ने अब तक 3500 किलोमीटर की दूरी भारत जोड़ो यात्रा में पूरी कर ली है और इस बीच उन्होंने एक खुला खत देश के लोगों के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने फिर से बताया है कि किस तरह देश में आर्थिक संकट पैदा हुआ है, कैसे लोग बेरोजगार हैं और महंगाई के बोझ से दबे हैं, लेकिन इस मुश्किल में लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वे सड़क से लेकर संसद तक इन बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल ने लिखा कि मैं एक ऐसा भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जहां हर एक भारतीय के पास सामाजिक खुशहाली के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के समान अवसर हों। राहुल गांधी इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये बड़े कॉरपोरेट की सरकार है और नरेंद्र मोदी उनके लिए काम करते हैं। अपनी पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी भारत की कुछ प्रमुख कंपनियों का हवाला देकर बड़े व्यापार और राजनीतिक गठजोड़ को निशाना बनाते रहे हैं। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले किसान आंदोलन ने इसी तरह खुले तौर पर भारत के सबसे प्रभावशाली कॉरपोरेट्स को निशाना बनाया था। साल दर साल इस तरह के आंदोलनों को खड़ा होना इस बात का संकेत दे रहा है कि नागरिक समाज अब क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगा है, जो मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी है। तो मां गंगा का बेटा होने से लेकर गंगा विलास के जरिए विकास के ख्वाब दिखाने वाले मोदी जी के दावों से अब जनता परिचित होने लगी है। दोस्तों, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त अनाज के मोहताज बना दिए गए हैं,
वहां 2-3% लोग ऐसे भी हैं जो 50,000 रुपए रोज का विलासिता वाला सफर कर सकते हैं। क्या ऐसे हिंदुस्तान में ही अच्छे दिन लाने का वादा मोदी जी ने किया था? यह सवाल पूछने का वक्त अब आ गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से इस सवाल को ही रोज अलग अलग तरीकों से उठा रहे हैं। इसका जवाब क्या होगा, यह 2024 के चुनाव में तय हो जाएगा। खैर, शायर फना निजामी कानपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि मेरे जुनून को जुल्फ के साया से दूर रख, मेरे जुनून को जुल्फ के साया से दूर रख, रास्ता में छांव पाके मुसाफिर ठहर न जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।